हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं एक आईएएस ऑफिसर से जो कि अभी बना है। उसकी रैंक 60 आई है, 60 रैंक है उसकी। और आज हम उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। जल्दी आपको भी मिलाएंगे, ठीक है? टाटा, सी यू देयर। अभी मैं थोड़ा नीचे जा रहे हैं हमारे दो साथ। हेलो गाइस, ये देखिए हमारी मम्मी भी तैयार हो गई है, लेकिन ये नहीं जा रही है क्योंकि इनकी मीटिंग है। पता नहीं कितनी बड़ी सीईओ है। सीईओ से मैं कम हूँ। हाँ। जा रही है बाबा, टाटा सीईओ। लड़ी क्या आपके तैयार हो आज मिलने के लिए? एक्साइटेड? क्या पूछो उनसे आप? हाँ, आपका स्ट्रगल कैसा रहा? गुड मॉर्निंग सभी, बोलो गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो। बोलो बोलो सभी, हेलो हेलो। तुम भी आओगे? बोलो बोलो भाई, बोलो। टाटा सी यू। बोल दो सभी, लाइक सब्सक्राइब करें सभी। इंटरेस्ट फाइनली हम चल दिए हैं अपने आईएएस सर से मिलने के लिए। बुधवार तो दूर है, आपको जल्दी मिलवाते हैं उनसे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पर और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। भाई कितना ज़्यादा क्राउड आ रखा है। और देखो हमें पीछे खड़े होना पड़ रहा है, आगे सीट भी नहीं है, इतना ज़्यादा क्राउड आ रखा है। ये सब पापा की वजह से, वो लेट चले ना। तो गाइस फाइनली हमारे आईएएस ऑफिसर सर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता, जिनका नाम अभिमन्यु जी है और इनकी रैंक 60 आई है। अब की बार रिजल्ट 2023 का जो एग्जाम था, यानी कि 2024 में इनका रिजल्ट आया है। और अभी हमारे सर और मेरे पापा करेंगे। अभिमन्यु मलिक जो कि एक गांव की धरती से, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए, और उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर पूरे हिंदुस्तान भर में 7वां रैंक जो है हासिल किया। और यहाँ पर आज अकेडमी में पहुँचने पर उनका स्वागत, यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं तमाम लोगों के द्वारा उनका स्वागत जो है फिलहाल किया जा रहा है। अभी इस सब के बाद अंदर जाएंगे सभी और ये हमें थोड़ा मोटिवेट करेंगे और हमसे इंटरेक्ट करेंगे और हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो मिलते हैं आपको अंदर। तो गाइज आगे सीट ना होने की वजह से हमें यहाँ पे पीछे खड़ा ही होना पड़ेगा। तो हमें ये सारा का सारा व्लॉग अब पीछे से मैं ट्राई करूँगा, बाकी आगे जाके मैं उनको दिखाऊँ और उनकी बातें आपको सुनाऊँ। तरीके हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी है। एक जिससे काम कर रहा है हो सकता है दूसरे के लिए वो काम ना करे। एक अपना अनुभव इस यात्रा में रहता है। अब एक मान के चलिए कि ये जो आप जिस जर्नी पे आज आगे बढ़ रहे हैं ना, इसमें इतना आपको चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहें। पहली चीज मतलब आप जब प्री देने जाएंगे, आपने किसी से प्री दिया है अभी तक? आपने दिया है, ठीक है। किसी ने मेंस लिखा है अभी तक नहीं लिखा, अभी खैर आपकी तैयारी चल रही है। तो आप मान के चलिए जो प्री आपका होता है चैलेंज,
जब मतलब उसके 1 या 2 हफ्ते पहले आपको एंजाइटी इतनी होती है कि आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। जब आप मेंस में जाते हैं तो पूरा 10 दिन की साइकिल होती है, 9 पेपर आपको लिखने हैं, 5 दिन एग्जाम चलता है, बीच में 5 दिन का ब्रेक होता है, और वो 5 दिनों में मैक्सिमम दिन पे 2 पेपर होते हैं एक साथ। तो उस समय आप ये मान के चलिए कि सिर्फ आप एग्जाम लिख रहे हैं और आप बीच में थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, फिर एग्जाम लिखते हैं, फिर आके वापस अपना पढ़ाई करते हैं अगले दिन के लिए। तो वो 70-72 घंटे या तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या एग्जाम लिख रहे हैं, बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट किया या खाना खाया या, तो वो जिस समय आप उस जर्नी में जाएंगे, जिस समय आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपका सही कैरेक्टर बाहर निकल के आएगा। उस दिन आपका पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। आप अपनी बाउंड्रीज को उस दिन सच में छू पाएंगे कि ये हमारी लिमिट्स हैं, और वहां पर अगर आप मेंटेन कर गए, वहां पे आप अगर ब्रेक डाउन नहीं हुए, बहुत लोग बीच में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आप मान के चलिए 3 घंटे जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो हाथ इतना दर्द करता है कि अगला पेपर लिखने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। 4000 वर्ड्स आपको लिखने हैं ऑलमोस्ट 3 घंटे में, और वो भी अच्छे लिखने हैं, कोई टेपना नहीं है, आपको सोच के लिखना है। तो इस सब यात्रा के बाद फिर आप ऑब्वियसली इंटरव्यू स्टेज में जाते हैं। वहां पर फिर आपके कैरेक्टर का टेस्ट होता है, आपके इनबिल्ट ट्रेट्स का टेस्ट होता है। वो सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, वो उस कॉन्वर्सेशन से बहुत सारी चीजें आपके निकालना चाहते हैं बाहर, जिससे आप का असली जो अंदर है ना, क्या आपके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, क्या आपकी वैल्यू सिस्टम है अंदर की, क्या आप एक अच्छे ऑफिसर की तरह देश की सेवा कर सकते हैं या नहीं, कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और बहुत लोग इस बात को मानते नहीं है, लेकिन मैं इस बात को आपको बता सकता हूँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में। बहुत लोग आपको ये भी एडवाइस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल मैटर नहीं करती। कैसे नहीं करेगी आप मुझे बताइए? जब तक आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं सकते, तो आपके अंदर क्या है वो उसको पता कैसे लगेगा? हमें कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हमें अपने जो हमारे दिमाग में थॉट्स हैं, जो हमारे दिमाग में आंसर हैं, हमें उसको तो पहुंचाना है सामने वाले को। तो उस चीज के लिए हमारी एक बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है। तो अब थोड़ा स्टेज वाइज हम बात कर लेते हैं, किस स्टेज पे आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, है ना, किस तरह से आपको अप्रोच करना है इस एग्जाम में। इस एग्जाम में जो ये सोच रहा है कि मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैं उस दिन एग्जाम लिखूंगा, उस दिन क्लियर करूंगा, तो आज आप 10 साल के बाद भी अगर देख दोगे ना, तो भी सेम या मतलब थोड़ा लेवल का। मैम ये चीज़ आप दिमाग से अपने निकाल दो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आज भी आप अगर अपना काम शुरू करेंगे ढंग से, तो आपका प्री क्लियर हो सकता है, और अगर प्री के बाद भी आप तसल्ली से अपने मेंस की तैयारी करेंगे तो 3 महीने में मेंस भी क्लियर हो सकता है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि मेरी शायद आंसर राइटिंग उस दिन अच्छी हो जाएगी, या उस साल मैं अच्छा कर पाऊंगी, अभी मेरी तैयारी नहीं है। इस अप्रोच के साथ आप अगले साल भी सेम सिचुएशन में बैठे होंगे कि मेरी तैयारी अभी भी नहीं हुई। बहुत बार ये मेरे को सोच आती थी कि अभी सिर्फ 3 महीना रह गया एग्जाम का, अब कैसे होगी तैयारी। लेकिन मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता सकता हूँ कि जब एग्जाम का 1 महीना रह जाएगा ना, तो आपको लगेगा 3 महीने तो बहुत ज़्यादा थे, और जब 1 हफ्ता रह जाएगा तो आपको लगेगा 1 महीना बहुत ज़्यादा था, 1 महीने में पूरा सिलेबस कर सकता था। एंड ट्रस्ट मी, जब 1 दिन रह जाएगा ना, तो आपको लगेगा 1 हफ्ता भी कम नहीं था वो सब करने के लिए। तो इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ो। प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार जब भी आप अपना पूरा सिलेबस कर लो, ठीक है, आपने क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की है, आपके जो बेस नोट्स हैं वो आपका फाउंडेशन है, ठीक है। आपने घंटों घंटों रोज एक क्लासरूम प्रोग्राम में लगाए हैं, तो आपके जो भी नोट्स हैं
वो आपका बेस है। आपने उसी ओरिएंटेशन से अपने माइंड को प्रिपेयर किया, उस टॉपिक को समझा है, तो हमेशा वो आपका बेस मटेरियल रहेगा उस टॉपिक के लिए। उसके अतिरिक्त जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हम सबको रेफर करनी होती है, ठीक है, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बोला जाता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया, एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, राइट, एनवायरनमेंट के लिए शंकर या फिर PMFIAS, ये 2-3 है ना स्टैंडर्ड सोर्सेज जिनको माना जाता है। उसके अतिरिक्त आर्ट एंड कल्चर के लिए तमिलनाडु बोर्ड की या फिर एक एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स की, या नितिन सिंघानिया की बुक के आप सिलेक्टिवली कर सकते हो, कंप्लीटली नहीं करना, सिलेक्टिवली करना है। अगर नोट्स अवेलेबल है नितिन सिंघानिया के बुक के, मतलब पहले मार्केट में बहुत अवेलेबल होते थे, तो मैंने वहीं से किया था। मैंने कभी नितिन सिंघानिया बुक पूरी तरह से नहीं पढ़ी, ठीक है। वो अगर अवेलेबल है तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको बुक कवर नहीं करनी, आपको टॉपिक कवर करना है। तो आपको जिस सोर्स से, जहां से अच्छे से वो टॉपिक कवर हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब आपको कोई टारगेट नहीं लेके चलना कि मेरे को 700 पेजों की किताब पढ़नी ही पढ़नी है। आपका वो क्लासरूम में अच्छे से कवर हो गया, आपको कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं, कम से कम उस टॉपिक के लिए। आपका आर्ट एंड कल्चर अच्छे से फिनिश हो गया, आपको क्यों 10 सोर्सेज को रेफर करना है जब सेम टॉपिक को, है ना। जितनी ज्यादा सोर्सेज आप एक ही चीज के लिए रेफर करेंगे, उतनी कंफ्यूजन आप बढ़ाते हैं, और इसका सिलेबस इतना वास्ट है, अननेसेसरी आप एक ही चीज में घुसे रहते हैं। आपका हमेशा लक्ष्य होना चाहिए कि जितने टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूं किसी भी प्रकार से। प्रेफरेबली अगर मैं नोट्स बना सकूं तो बहुत अच्छा है, प्रेफरेबली मैं नोट्स बना सकूं। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनेंगे, बनाना भी मत। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के नोट्स नहीं बनेंगे, कोशिश मत करना, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये टॉपिक के नोट्स बनाने में थोड़ा इजी रहेगा आपको, वो भी लेकिन आप सिलेक्टिवली करना है। ऐसे मत करना कि इतना एफर्ट आपको नोट बनाने में ही लग गया और एक्चुअली में उसका आउटपुट नहीं हो। आर्ट एंड कल्चर के एक बार नोट जरूर बनाना, मतलब ऑब्वियसली आपके क्लासरूम में वो कवर हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स आपको लगता है जो करंट में चल रहे हैं उसको अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट करना, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देंगे। मैं आपको सही बताऊं, आर्ट एंड कल्चर के पहली बार मैंने नोट्स बनाए थे, मेरा मेंस था इस साल का 6th अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, 15 सितंबर से। मैंने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स पहली बार जिंदगी में 1 सितंबर से बनाने शुरू किए, मेंस के टाइम। तो आप टाइम से बनाना बढ़िया रहेगा, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प हुई। अल्टीमेटली एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ना, आपको दुनिया की कोई सोर्स काम नहीं आएगी, क्योंकि आप कवर नहीं कर पाओगे। आपको अपने बनाए हुए नोट्स ही काम आएंगे उस समय क्विक रिवीजन के लिए। मेंस के दौरान आपको सुबह 1-2 घंटे में पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। इवन प्री के टाइम पे आपको 1-2 दिन पहले पूरा सिलेबस आपको के आगे से जाना चाहिए। वो तभी जा पाएगा जब आपके पास अपने खुद के अच्छे नोट्स होंगे, चाहे वो क्लासरूम से बनाए हो, उसके बाद बुक्स रेफर किए हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें जब करंट अफेयर्स आप ऐड करेंगे ईयर एंड में। करंट अफेयर्स तो आपको ऐड करने ही पड़ेंगे फॉर एटलीस्ट इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ। मेंस में तो आपको सारी चीज़ों के करंट ऐड करने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और आपका। तो गाइज ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको सीधा अब एंड में मिलता हूँ। तो गाइज फाइनली हम आ गए हैं। आज बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे IAS सर के साथ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।